सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एजुकेशन कामयाब इंडियन एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। मैं शुभम शर्मा आज कोशिका विभाजन की बात करूंगा। आज हम कोशिका विभाजन के बारे में जो कल पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए आज आगे की तरफ उसको लेके चलते हैं। आज कोशिका विभाजन में हर एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अंतरावस्था और एक होता है विभाजन अवस्था। अंतरावस्था में मैंने बताया जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। जीवन अवस्था में क्या होता है, प्रोटीन, आरएनए व एटीपी का निर्माण होता है और केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात करें हम एस की कि इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। तीसरी बात करें कि G2 में क्या होता है कि कोशिका अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रद्युजालिका ये सब क्या करने लग जाती हैं, वृद्धि करने लग जाती हैं। फिर अपन ने बात की कि कोशिका विभाजन की अवस्थाएं दो तरीके से चलती है। एक तो चलती है केंद्रक द्रव विभाजन जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं चलती हैं। फिर दूसरी बात की अपन ने कोशिका ध्रुव की, इसमें एक तो कोशिका पट्ट का निर्माण होता है और फिर दूसरी बात इसमें क्या होती है, कोशिका की एक खांच के रूप में इसका निर्माण होता है। कोशिका पट्ट के रूप में निर्माण बताया मैंने कि कोशिका पट्ट इस तरीके के से बनते हैं। ये तो कोशिका पट्ट बन जाता है जिसमें फेगोसाइट्स जमा होकर दोनों कोशिकाओं को दो भागों में विभक्त कर देता है। दूसरी हमने बात की कोशिका खांच की। कोशिका खांच में इस तरीके की सी खांच बनना प्रारंभ हो जाती है और ये आगे चलकर दो टुकड़ों में टूट जाती है। एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये। इसे कहते हैं मात्र कोशिका, जिससे कोशिकाओं का निर्माण होता है और जो निर्माण हुआ है उसे कहते हैं पुत्री कोशिका। हमने बात की प्रोफेज अवस्था की। प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और यह कोशिका विभाजन के लिए पूर्णतः सक्रिय या पूर्णतः प्रोवाइड कर देती है एक कोशिका विभाजन के लिए। मेटाफेज अवस्था देखी, इसे अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक माना गया क्योंकि इसमें तर्कु तंतुओं में क्रोमोसोम खिंचते हुए नजर आए। एनाफेज की बात करें, एनाफेज में हमने आकार के अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक माना। टीलोफेज की बात करें तो इसमें पूर्णतः कोशिका का निर्माण हो गया। अब देखते हैं विभाजन। विभाजन क्या होता है इसकी बात करेंगे अब थोड़ी सी। विभाजन 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 को बताया कि मैंने तीन तरीके से डिवाइड किया। एक तो होता है असूत्री विभाजन, मियोसिस, एमियोसिस। एक होता है समसूत्री विभाजन, मियोसिस, और एक बताया अर्धसूत्री विभाजन। मैंने इनकी बात की कि असूत्री विभाजन होता है, यह किसमें होता है, समसूत्री किसमें होता है और अर्धसूत्री किसमें होता है। असूत्री बताया कि यह जीवाणु, वायरस, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह होता है जीवाणु में पाया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी यह पाया जाता है, कुछ सूक्ष्म जीव में। प्रोकैरियोटिक की बात की, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। आदि में इस तरीके का सा विभाजन मिलता है। समसूत्री की बात करें तो समसूत्री विभाजन मैंने किस में बताया कि यह कायिक कोशिका में होता है। मैं बात करूं, इसे कह सकते हैं कुछ जहां पर यह जनन कोशिका में भी 1% भाग में ले सकता है। बाकी है समसूत्री विभाजन किसमें होता है, कायिक कोशिका में। जबकि मैंने बताया अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह जनन कोशिका कोशिका में
होता है। अब अपन एक एक की बात करेंगे, आखिर समसूत्री विभाजन कैसे हुआ, अर्धसूत्री विभाजन कैसे हुआ और असूत्री विभाजन कैसे हुआ। अब अपना टॉपिक एक डालेंगे कि असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में क्या होता है कि मात्र कोशिकाएं होती हैं जो जो कि फूलकर, मात्र कोशिकाएं फूलकर मोटी होकर दो टुकड़ों में खांच के रूप में बदलना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मान लो कोई कोशिका है, छोटी बनाते हैं, ये कोशिका है। धीरे धीरे इसने क्या किया, वृद्धि की। वृद्धि की तो अपने आकार में बड़ी हो गई। बड़ी होके इसने क्या किया, बड़ी हुई तो ये क्या है, खांच के रूप में बदल गई। तो धीरे धीरे बड़ी हुई, फूली, तो इसमें क्या हो गई, खांच बनी एक। खांच बनने के बाद में धीरे धीरे ये बड़ी हो गई, तो इसमें क्या हुआ, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यानी एक मात्र कोशिका, मात्र कोशिका ने क्या किया, वृद्धि की। वृद्धि होकर धीरे धीरे एक खांच का निर्माण किया, खांच का निर्माण किया और किसमें टूटी, पुत्री कोशिकाओं में ये क्या हो गई, टूट गई। तो अपन समसूत्री विभाजन को किस तरीके से समझेंगे, देखो पहले अपन को ये डायग्राम बनाना है। कोशिका का विभाजन तीन प्रकार से कर दिया, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि इससे याद करने की दृष्टि से क्या होगा, अपन को सीधा पता चल जाएगा। यदि क्वेश्चन आ गया अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो आपको सीधा मालूम पड़ जाएगा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, सूक्ष्म जीव की बात कर रहा है और जीवाणु की बात कर रहा है या वायरस की बात कर रहा है। दूसरी बात, समसूत्री विभाजन की बात करेंगे अपन कि आखिर समसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा समसूत्री विभाजन किसमें होता है कि यह तो कायिक कोशिका में होता है। यदि अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे अपन, तो आपको समझ में आ जाएगा अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है कि जनन कोशिकाओं में होता है। अब ये डायग्राम ऐसे कैसे बना के एक क्वेश्चन लिख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाए नीचे कि किस तरीके की सी बात कर रहा है। असूत्री विभाजन होता है, पहली चीज किसमें होता है, अब ऑप्शन मिल जाए कि जीवाणु में, दूसरा ऑप्शन कायिक कोशिका में, तीसरा ऑप्शन जनन कोशिका में, क्या आंसर होगा आपका, जीवाणु कोशिका में। अब इसी तरीके से इनके भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बनाना, सोचना कि समसूत्री विभाजन में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री किसमें होता है। दूसरी एक एक की बात करेंगे, समसूत्री विभाजन की बात करेंगे। तो पहली बात करिए समसूत्री विभाजन। मैंने बताया कि एक मात्र कोशिका है, इसका आकार में वृद्धि हुई, ये मात्र कोशिका टूटी। पहले लाइन लिखोगे आप कि मात्र कोशिका का विभाजन होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें एक मात्र कोशिका क्या करेगी, वृद्धि करेगी। मात्र कोशिका वृद्धि करके अपने आकार को में वृद्धि करेगी, आकार में बड़ी हो जाएगी और यह धीरे धीरे टूट कर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। पुत्री कोशिका। अब मैंने आपको एक चीज समझाई कि पुत्री कोशिकाएं हैं, ये भी अपने धीरे धीरे, मान लो ये है, फिर ये भी धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करेगी और फिर ये दो पुत्री कोशिकाओं में टूट जाएगी, यानी दो पुत्री कोशिकाएं बनाएंगे। तो ये फिर क्या कहलाई, ये मात्र कोशिका कहलाएगी, और जबकि ये टुकड़े हुए जो क्या कहलाएंगे, पुत्री कोशिका।
ये चीज़ दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए सबको कि पुत्री कोशिकाएं, मात्र कोशिकाएं पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। जब पुत्री कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करेंगी, फिर ये किसका निर्माण करेंगी, वापस पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। जिस तरीके से कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करके अपने आकार में छोटी सी एक कोशिका पूरे ऊतक का निर्माण करेगी, ऊतक से अंग का, अंग से पूरे सिस्टम का निर्माण कर लेगी। अर्धसूत्री विभाजन हो गया। दूसरी बात करें कि जी मात्र कोशिका का विभाजन होकर पुत्री कोशिका का निर्माण की प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। फिर इसमें क्या वही चीज़ याद करनी है कि G1 फेज चलेगी, फिर S फेज चलेगी, फिर G2 फेज चलेगी। फिर इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया आपको, ये चीज़ दिमाग में डाल लेना, ये कोशिका है, ये कोशिकाओं में फिर क्या चलेगी, पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज चलेगी बाहर। फिर केंद्र की बात करेंगे, केंद्र में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था चलेगी। फिर ये दोनों क्या होंगे, विभक्त होंगे, केंद्रक विभक्त हो जाएगा। फिर केंद्रक ध्रुव में क्या बनेगी, या तो खांच के रूप में या पट्ट के रूप में इसका निर्माण होगा, तो दोनों तरीके से टूटेगी। पहली चीज हमको विभाजन समझना है। पहला किस में विभाजन होगा, कि कोशिका में विभाजन होगा। G1 अवस्था चलेगी, S अवस्था चलेगी, G2 अवस्था चलेगी। फिर बाद में किस में विभाजन होने लग जाएगा, केंद्रक में। इसमें क्या चलेगी, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्था चलेगी। फिर बाद में ये विभाजन के बाद में क्या होगा कि इनमें खांच के रूप में, या तो पादप कोशिका हुई तो खांच के रूप में बनना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जंतु कोशिका हुई, पादप कोशिका हुई तो पट्ट के रूप में बनना स्टार्ट हो जाएगा। यदि जंतु कोशिका हुई तो ये खांच के रूप में बनना स्टार्ट कर देंगी। फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो अलग होने से मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आई। इस बात को आराम से गौर से समझ लेना। इस डायग्राम में सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ जाएंगे। अब समझना, एक सारणी के माध्यम से पूरी चीजें आ जाएंगी। अब समसूत्री विभाजन की बात करें, आखिर समसूत्री विभाजन कैसे होता है। पहली चीज, यह किस में होता है, कायिक कोशिका में। पूरा लिख लेना, यह कायिक कोशिका में होता है। पहला क्वेश्चन एक यहीं से तैयार हो जाता है कि किस में कौन सा विभाजन होता है। दूसरी बात करेंगे, इसमें दो पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो समान होती है। यानी कि मान लो 46 गुणसूत्र इसमें हैं। यदि दो पुत्री कोशिकाएं इससे बनी तो 46 इसमें बनेगी और 46 इसमें रहेगी। यानी जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कि जैसे कोशिका है 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे मनुष्य में, मान लो मानव की कोशिका है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव की कोशिका में। जब एक कोशिका में ये थोड़ी है कि एक कोशिका में वृद्धि की तो इसमें तो 46 रह गए, उसमें आधे रह गए, उससे और कम रह गए, फिर तो गुणसूत्रों की संख्या 0 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या एक कोशिका में 46 है तो दूसरी कोशिका में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार अतः इस कोशिका को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे कि इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। वही लाइन लिख लेना, एक लाइन, कि मात्र कोशिका, मदर सेल कोशिका से, इसमें क्या होता है, मात्र कोशिकाओं से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। यह किसमें होता है, कायिक कोशिका में। अब कैसे होता है, जैसे कि ये मात्र कोशिका है, कोई मान लो एक कोशिका है। यदि आपको पीछे का रिवाइज करना है तो पीछे का सुनो, कि यह शुरू से सुनो, जिससे क्या है आपके रिवाइज भी होता रहेगा और दिमाग में भी रहेगा। यह मान लो कोशिका है।
कोशिका में ये क्या क्या है, कोशिका झिल्ली। अब ये दिमाग में ले लेना आप कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, कोशिका झिल्ली, इसकी खोज किसने की, सी नागेली ने। फिर बात करें अपन, यहाँ क्या पाया जाता है, केंद्रक। केंद्रक, इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। यहां पे क्या पाए जाते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव पाया जाता है। इसकी खोज किसने की, पुरकेंजे। अब इस कोशिका द्रव में भी एक चीज ध्यान रखना कि इस कोशिका द्रव में जो हक्सले नामक वैज्ञानिक था, नहीं कोशिका की बात की इसने, कोशिका को क्या कहा, कोशिका का, कोशिका को क्या बोला कि कोशिका जीवन का भौतिक आधार बताया। आधार का, अब आपको इस डायग्राम्स के माध्यम से इन चीजों के पीछे की जो थ्योरी थी वो याद हो गई कि कोशिका झिल्ली किसने कहा, किस वैज्ञानिक ने दिया, केंद्र के बारे में किसने बताया, कोशिका द्रव के बारे में किसने बताया, तथा इसको कोशिका का भौतिक आधार किसने कहा। ये चीजें आपके दिमाग में आ गई। अब इसकी बात करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, समसूत्री विभाजन। कि एक कोशिका है, इसमें मान लो कि 46 गुणसूत्र हैं, यह मात्र कोशिका है। इसने अपना विभाजन प्रारंभ किया कि पहले क्या हुआ, वही कि केंद्रक में तर्कु तंतुओं का निर्माण हुआ, प्रोफेज अवस्था चली, मेटाफेज अवस्था चलेगी, फिर एनाफेज अवस्था चलेगी और फिर टीलोफेज अवस्था चलेगी। तो इनके अंदर तो क्या हो रहा है, केंद्र का विभाजन हो रहा है। जो बाहर था तो उसमें क्या चल रहा है, जीवन अवस्था, G2 अवस्था, GS अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं चल रही है। धीरे धीरे कोशिका का विभाजन हुआ, 46 गुणसूत्र इसमें पाएंगे। ये मात्र कोशिकाएं धीरे धीरे इस तरीके से टूट के पूरी एक खांच है, पूरी खांच का निर्माण हो जाएगा और दो मात्र कोशिकाओं में इस तरीके से टूट जाएगी। ये दोनों क्या कहलाएंगी, पुत्री कोशिका कहलाएंगी। जबकि एक चीज ध्यान रखना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। पुत्री कोशिका में भी 46 होंगे, इसमें भी 46 ही रहेंगे। जब ही आगे जाके मान लो ये भी वृद्धि करेगी, ये भी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। जब ये वृद्धि करेगी तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 46 ही गुणसूत्रों की संख्या रहेगी। यानी कहने का मतलब, जो इस लाइन का मतलब है, इसमें दो पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है, समान रहती है। तो इसी तरीके से क्या हो गया अपना समसूत्री विभाजन। पहली चीज कि ये किस में होगा, कायिक कोशिका में। दूसरी बात, किस असूत्री विभाजन है वो किस में होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सूक्ष्म जीवों में, जीवाणु में और बैक्टीरिया के इनमें वो होगा। अब बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। आखिर अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। पहली चीज, ये किसमें पाया जाता है, जनन कोशिका में। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका भी बात करें किस किस में होता है, जनन कोशिका में एक तो क्या होगा, शुक्राणु में होगा, और दूसरा किस में होगा, अंडाणु में। कि एक छोटी सी कोशिका से धीरे धीरे अर्धसूत्री विभाजन होके धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कि एक मात्र कोशिका है, इससे किसका निर्माण होगा, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब ये 4 पुत्री कोशिकाएं हैं, फिर इसका विभाजन होगा, ये 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेंगी।
और फिर ये आगे चलकर किसका निर्माण करेंगी, शुक्राणु या स्पर्म का आगे चलकर निर्माण होगा। ये भी बटेंगे 4 में और फिर जाके शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार अंडाणु की बात करें, मान लो ये कोई शुक्र जनन कोशिका है, उसमें शुक्राणुओं की प्रोसेस ऐसी होगी, पहले एक कोशिका हुई, उससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर वो एक कोशिका जो मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर 4 पुत्री कोशिकाएं अपनी मात्र कोशिका के रूप में बन जाएंगी और ये अपने 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेंगी और धीरे धीरे ऐसे क्रिया होके एक शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होगा। यह चीजें मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, अर्धसूत्री समसूत्री की ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ कि मैं आपको अंदर डीपली लेके चलूँ तो आपको इतना पता हो कि हाँ, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, किसमें कायिक कोशिका वृद्धि करके गुणसूत्रों की समान संख्या दर्शा रही है, या किसमें कोशिकाएं अपनी मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। पहली चीज, ये किस किस में होती है या किस किस में नहीं होगी, इस चीज के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। मैं ऊपर ऊपर से बस इतना दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि जनन कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जबकि कायिक विभाजन समसूत्री कोशिका में होगा और प्रोकैरियोटिक जीवाणु, वायर, सूक्ष्म जीव आदि में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब आगे बात करेंगे, आखिर एक छोटी सी कोशिका से कितने सारे शुक्राणुओं का निर्माण कैसे हुआ, एक छोटी सी कोशिका से धीरे धीरे बढ़कर इतने शुक्राणु कैसे बने। तो अपन शुक्राणु की बात करेंगे, अंडाणु की भी बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक की बात कहाँ करेंगे अपन, जनन कोशिका में, जनन कोशिकांग में। जब अपन जनन पढ़ेंगे, जननों के कोशिकांग पढ़ेंगे कि कौन कौन से जनन में कोशिकांग भाग लेते हैं, कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां भाग लेती है, किस तरीके से यह आगे प्रोसेस करके एक छोटी सी कोशिका से एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, उस चीज़ की अपन चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आगे इसको लेके चलेंगे। अब अपन बात करते हैं दूसरी चीज़, इसको समझना, मैं इसका कल एक सारांश के रूप में छोटे छोटे पॉइंट बना के आपको लिखाऊंगा कि हाँ, समसूत्री विभाजन इसमें होगा, जैसे कि समसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है, इसमें 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें गुणसूत्र शुक्राणु और गुणसूत्रों में यह जनन कोशिका में भाग लेता है, और फिर इसमें किस किस तरीके के से रोग होते हैं, तो आपको धीरे धीरे बात करूंगा। बस आज आपके थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से यह विभाजन आगे की तरफ होता चला जाता है। विभाजन को 3 तरीके से बांटने का क्या प्रोसेस होता है। फिर बात करेंगे अपन कि अर्धसूत्री विभाजन है, वही वैज्ञानिकों की बात करेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन को किस वैज्ञानिक ने जाना, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और आगे इसको कैसे प्रोसेस में लाके कैसे बनाया। अब उससे पहले अपन को 2-3 नामों के को दिमाग में डालना है कि आखिर इसमें रोग क्या क्या होते हैं। जब आप कल पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे रोगों के बारे में पता चल जाएगा। अभी आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हाँ, गुणसूत्रों की संख्या कम होने से ये रोग होता है, अधिक होने से इस तरीके के से रोग होता है, उसकी बैठ जाएगा। फिर आगे चल के इनकी बात कर लेंगे। जैसे कि मान लो एक गुणसूत्र है, मानव की बात करें तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्रों की यदि एक संख्या कम हो जाए, यदि 46 गुणसूत्रों में थोड़ी कमी आ जाए तो किस रोग से अपन ग्रसित होंगे। यदि मानव शरीर में थोड़ी संख्या की वृद्धि हो जाए तो किससे ग्रसित होंगे, यदि कमी हो जाए तो किससे ग्रसित होंगे, उस तरीके की सी बात करेंगे अपन। 46 गुणसूत्र जबकि 23 जोड़ी होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बार बार लिखा दी। 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं, खरगोश में 44 होते हैं, चूहे में 40 होते हैं। इनकी बात की सबसे कम गुणसूत्र जीवाणु में होते हैं, जीवाणु में 1 गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि टेरोडोफाइटा में 1600 गुणसूत्रों की संख्या होती है, 23 जोड़ी। अब बात करें, अपन आज नाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि नाम, आखिर
जैसे टर्नल सिंड्रोम है, ये गुणसूत्रों की कमी के कारण होता है। पहली बात, मान लो यह टर्नल सिंड्रोम होता किसमें, महिला में होता है। दूसरी बात कि इसमें एक गुणसूत्रों की यदि कमी आ जाए, यदि 46 गुणसूत्र हैं, यदि 45 गुणसूत्र हो जाएं, तो इसमें क्या होता है कि 46 गुणसूत्रों की जगह 45 किसी महिला में हो जाते हैं, तो उसमें नपुंसकता आ जाती है, यानी वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होती। जिसी प्रकार ये है क्लेनोफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या करता है, जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र है, यदि इनकी संख्या 47 हो जाए, कितनी हो जाए, 47। अब यदि ये 47 हो गई तो इसमें एक गुणसूत्रों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो फिर किसमें, पुरुष में क्या हो जाएगी, नपुंसकता आ जाती है, यानी वह आगे सक्षम बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होता है। जिस तरह पटाउ सिंड्रोम की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, इन 4 रोगों की बात करेंगे कि आखिर ये एक गुणसूत्रों की कमी कैसे हो जाए, तो किस तरीके से यह वृद्धि कर लेंगे। यदि मान लो वृद्धि कर ले तो फिर क्या होगा, और पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं। अब इनकी अपन कल बात करेंगे। अब छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से, आज का मेरा मेन मोटिव छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से आपकी कोशिका को समझाना था, लेकिन अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका विभाजन, इसलिए मैंने इन चीज़ों को आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की कि पहली चीज़ अपनी कोशिका विभाजन में मुख्य पॉइंट अपना रहता है ये सारणी। इसके माध्यम से आप लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात करेंगे अपन, धीरे धीरे इनकी एक एक की बात कर लेंगे तो लगभग अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लायक हो जाएंगे। अब अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो लाइन टू लाइन बात करेंगे। आपको सारांश की बात करेंगे, एक सारांश के रूप में, जो कि आपने पढ़ चुके हो, पहले पढ़ लिया है। अब उनको एक लाइन के रूप में, एक बेस के रूप में तैयार करेंगे कि अपन किस तरीके से उनको समझ सकते हैं। पहली, अब आपको बताऊं कि एक कौन सी, सारांश का मतलब यही होता है कि आप लाइन टू लाइन आपको पूरा पढ़ चुके हो, उसको एक पेज में रिवाइज करो। इसलिए पूरी कोशिका का सारांश बता रहा हूं। एक कौन सी कोशिका है किसमें किसमें संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई पाई जाती है, होती है। किस चीज में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। पहले ऐसे लिखना, आपके याद करने में भी सुविधा रहेगी, आंसर बाद में बताना। संरचनात्मक व एकात्मक इकाई किसकी होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब दिमाग में आ जाना चाहिए किसकी होती है, लिख लो। दूसरी चीज, कोशिका की खोज किसने की। ये वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में एक सारांश लिखा रहा हूं, जिससे आपको दिमाग में आ जाएगा पीछे जो भी पढ़ा था एक एक पॉइंट, कि हाँ कोशिका की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, आखिर किस चीज़ पे ये खोज की। तो आपको नाम देख के ये याद कर लेने हैं कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ पे खोज की, किस पे खोज नहीं की, और जीवित कोशिका पे की या मृत कोशिका पे की। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका पे खोज की, और पौधों की
जो पौधों में एक कॉर्क नामक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, उस पर खोज की कोशिका की। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बन जाएंगे धीरे धीरे याद करने में। अब विभाजन की बात करें, कायिक विभाजन किसमें होता है? दूसरा, ये एक सारांश है कि जैसे कॉर्क क्या होता है, आपको क्वेश्चनों के रूप में भी मिल जाएगा और एक सारांश के रूप में भी एक एक चीज लिखा रहा हूं। मृत कोशिका की खोज, ये तो लिख लिया ना, मृत कोशिका की खोज, ये आ गया तो ये भी कर लेंगे। जीवित की बात करें, जीवित कोशिका की खोज किस पर की गई? जनन कोशिका विभाजन किसमें होता है? डीएनए की देहकुंडलित संरचना की खोज किसने की? ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आएंगे जो कि एक सारांश के रूप में आपको मिल जाएगा। संरचनात्मक की इकाई होती है, किसकी इकाई होती है? कोशिका की। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट कोशिका की शायद हो सकता है, जहाँ तक ये ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाए। दूसरी बात, कोशिका देखे, कोशिका होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किस तरीके से भी क्वेश्चन दे, आपको ये चीज़, ये लाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अब आपको ऐसे पूछ ले, मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज के बाद में ल्यूवेन हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। यदि कायिक विभाजन की बात करें तो कायिक विभाजन किसमें बताया मैंने? समसूत्री कोशिका में, समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में ये होता है। 100% जहाँ तक है कि इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि कायिक विभाजन किसमें होता है? समसूत्री। यदि ये लाइन याद है तो आप समसूत्री विभाजन को निकाल सकते हो। और ये सारणी के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ, सारणी में से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। जहाँ तक है लगभग 60 से 70% की बात करके चल रहा हूँ, इसी में से मिल जाते हैं। क्योंकि लो लेवल से हाई लेवल सिर्फ नॉलेज चेक की जाती है, बच्चे में कितना डीपली पढ़ा है और कितने अंदर तक गया है। कॉर्क क्या है? पौधों की छाल होती है, उससे निकला एक तरल पदार्थ है। अब आपसे बात कर ले, मैंने कहा कॉर्क, कॉर्क पे क्या कहा कि रॉबर्ट हुक ने खोज की किसकी? मृत कोशिका की। अब कॉर्क है क्या आपसे पूछ ले, ऑप्शन में पौधों की छाल से निकला हुआ तरल पदार्थ मिल जाए या फिर कॉर्क मिल जाए, तीन ऑप्शन किसी और के बना दे कि कॉर्क एक वैज्ञानिक का नाम है या कॉर्क एक किसी जीव का नाम है, या आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है ये पादप से निकले हुए एक तरल पदार्थ है। जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? यदि आपने के इसमें यह आ जाए जीवित कोशिका की खोज किस पर हुई, लेकिन आपको दिख जाए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो उस पर टिक मत कर देना। पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना कि जीवित कोशिका की खोज किस पर की, आखिर किस पर की? वायरस।
किस पे, वायरस पे या जीवाणु पे। ये चीज ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन देख के एंटोनियो खोज आ गया तो ल्यूवेन हॉक कर दो, ये बहुत गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। जनन कोशिका विभाजन किस में होता है, तो वही क्वेश्चन आ गया, अर्धसूत्री में। अब देखो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी, वाटसन और क्रिक ने। सीधे सीधे क्वेश्चन, ऐसे लाइन टू लाइन बात कर रहे हैं अपन, पूरी कोशिका को एक सारांश के रूप में बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपको कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक लिखाई, आपको कोशिका ध्यान आते हैं, कोशिका की खोज किसने की, दोनों वैज्ञानिकों के नाम किस पे की। फिर बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही उठेंगे। सबसे बड़ी की भी बात करें तो कौन सी हो गई। अब ये तो मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए लिख रहा हूँ कि सबसे छोटी कोशिका, यदि आपको एक लाइन में ये मिल जाए सबसे छोटी कोशिका किसने की, माइकोप्लाज्मा, तो अब मैं ये थोड़ी लिखा हूँ पूरी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे मानव शरीर की कौन सी है, ये सब आपको याद में आ जाना चाहिए। एक लाइन पढ़ते छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, फिर आप ध्यान करना कि बड़ी कोशिका कौन सी है, कि शुतुरमुर्ग की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है। ये आपको याद करने हैं माइंड में, लाइन देखते ही पूरी कोशिकाओं के बारे में याद करना है कि छोटी कोशिका किस में होती है, बड़ी कोशिका किस में होती है, ये चीजें। अब बात करेंगे कोशिका अंगों। जो मेन क्वेश्चन है वो लिखाता हूं। अब आपसे क्वेश्चन कर दे, डीएनए पाया, डीएनए पाया जाता है। अब किस किस में पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन बन जाए कि डीएनए पाया जाता है, अब आपके दिमाग में होगा केंद्रक में पाया जाता है, जबकि ऑप्शन केंद्रक आपको दे ही नहीं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक सारांश के रूप में, पॉइंट टू पॉइंट एक पेज के रूप में आपको ऐसा लिखा दूंगा कि आपको एक बार डीएनए पढ़ते हुए पूरी संरचना और खोज इनके बारे में जानकारी हो जाएगी। डीएनए पाया जाता है, अब आपको पता है किस में पाया जाता है, मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको मान लो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दे दे, डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दे दे, फिर दे दे गोल्जी काय, अंतःप्रद्यु जालिकाएं, रिक्तिकाएं, तीन ऑप्शन ये दे दे, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया करना है, उसमें केंद्रक ढूंढना ही नहीं है कि केंद्रक में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मैंने बताया आपको क्लोरोप्लास्ट, और फिर आपको मैंने दूसरा ऑप्शन क्या बताया कि केंद्रक। मेरा ये लाइन लिखाने का मेन मोटिव यही था कि आपको इस लाइन में से यदि 4-5 क्वेश्चन भी बना देना, तो इस लाइन को यदि किसी को याद है तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन निकाल देगा। यदि डीएनए पाया जाता है, दो ऑप्शन नहीं दे, केंद्रक दे दे तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया दे दे तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट दे दे तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यदि इनके अलावा, इन तीनों के अलावा जो भी हो सब नहीं पाया जाता। ओके, अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब देखो किसकी बात करेंगे अपन, कि माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मैं ये थोड़ी लिखाऊंगा बस माइटोकॉन्ड्रिया शब्द में एक लाइन के रूप में लिखा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। खोज शब्द इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में इसका वैज्ञानिक का नाम रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, याद नहीं रहते, इसलिए बार बार आपको लिखा रहा हूं। अल्टमान। अब आपको अल्टमान नाम सुनते ही इस माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी तो संरचना का जिक्र कर लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आखिर संरचना किस तरीके की सी होती है। दूसरी बात कि इसकी खोज की बात होगी। पहली बात